बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार अकेडमी। अजीज़ तलबा, आज एक बार फिर 12वीं जमात की 10वीं नज़्म किताब का मुताला करेंगे। शायर का नाम है अनवर मसूद और आज का लेक्चर इस नज़्म पर हमारा दूसरा और आखिरी लेक्चर होगा। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो आइए बिला ताहीर इस नज़्म का तीसरा किताब, दर हकीकत ये 4 किताब पर मुश्तमिल है। तो इसके उन्वान पर मैं बात पहले लेक्चर में कर चुका हूँ। तो किताब नंबर 3 पढ़ते हैं। उजड़ा सा वो नगर के हड़प्पा है जिसका नाम, उस करियाए शिकस्ताओ शहरे खराब से इबरत की एक चटाक बरामद ना हो सकी। कल्चर निकल पड़ा है मनों के हिसाब से। उजड़ा हुआ होना, वीरान होना, बर्बाद होना। नगर कहते हैं किसी बस्ती को, किसी गांव, किसी कस्बे को, किसी टाउन को। हड़प्पा उस जगह का, उस बस्ती का नाम था जो माजी में आबाद थी लेकिन अब बर्बाद हो चुकी है। करिया शिकस्ता, ऐसी बस्ती जो टूटी फूटी हो, बर्बाद हो, वीरान हो। शहर खराब भी उस शहर को कहते हैं जो अब जिसकी हालत बहुत ख़राब हो या वीरानियाँ हो, बर्बादियाँ हो, खंडर बन जाए, उसको शहर खराब कह सकते हैं। इबरत कहते हैं नसीहत पकड़ने को। छटांक एक वज़न है, पैमाना है। 1 किलो में 16 छटांक होती हैं। एक पाव में 4 छटांक, तो एक पाव का 1/4 हिस्सा जो है 1 छटांक के बराबर होता है। कल्चर उर्दू में सकाफत कहते हैं। और मनों के हिसाब से, मन भी एक वज़न है, 40 किलो का एक मन होता है। मफहूम है जी कि वो उजड़ा हुआ और तबाहशुदा शहर जिसका नाम हड़प्पा है, उस टूटे फूटे नगर से छटांग भर भी इबरत हासिल नहीं हुई। अलबत्ता खुदाई के दौरान सकाफती अशिया देखकर मनों के हिसाब से कल्चर बरामद हो गया है। सबसे पहली बात कि हड़प्पा है क्या और कहाँ पे वाक़ई है। तो हड़प्पा एक जगह का, एक इलाके का नाम है जी, जो कि जनूबी पंजाब की तरफ है। साहिवाल, शहर साहिवाल के करीब ये इलाका है और अब सयाहों के लिए कदीम तहजीब व तमद्दुन की निशानी है। लोग जो टूरिस्ट आते हैं वो जाते हैं वहाँ कदीम तहजीब को, कदीम सकाफ़त की जो निशानियाँ हैं, आसारे कदीमा के तौर पर उनको देखने जाते हैं और तस्वीर बनाते हैं और वहाँ पे रिसर्च करते हैं, तहकीकात करते हैं। फिर अजायब घर में रखी हुई उस शहर की पुरानी चीज़ें देखते हैं और बेशुमार सकाफ़ती जो चीज़ें हैं जो बरामद की गई हैं उनको देखते हैं और फिर उनको महफूज करते हैं तस्वीर की सूरत में। तो ये एक कदीम शहर है, कदीम तहजीब कह सकते हैं। कि जैसे कि कहा जाता था कि सबसे पुरानी तहजीब जो है वो इराक की है, लेकिन अब ये भी साबित हो चुका है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये 2 मुख्तलिफ इलाके हैं। मोहनजोदड़ो का जिक्र हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एक अलग इलाका है, इस किताब में उसका जिक्र नहीं है। हड़प्पा का करेंगे। तो ये हड़प्पा जो है ये भी कदीम तरीन जो तहजीब है वो यहाँ से दरियाफ्त हुई है, यानी इस कदर पुराना ये शहर दरियाफ्त हुआ है ज़मीन के अंदर से खुदाई के दौरान। वहाँ के शहर के जो घर थे, जो सीढ़ियाँ थी, जो दरवाजे थे, जो गलियाँ थी, वो ज़मीन के अंदर से जो है बरामद की गई हैं। और फिर ये पूरा ज़माना बल्कि पूरी दुनिया जो है उसके लिए तहजीब व तमद्दुन की एक निशानी के तौर पर अब रह गया है। इस पर बाद में बात करेंगे कि हुआ क्या। तो पहले एक शेर देखिए कि अज़्म आसारे कदीमा में सुकूनत का न कर, सिर्फ सैलानी निगाहों से खंडर को देख ले। सकाफत का बरामद होना, बहुत ज़्यादा सकाफत यहाँ से बरामद हुई जैसे मैंने कहा। तो यकीनन कोई कौम यहाँ पर रहती होगी और किसी आफत, किसी मुसीबत, किसी ऐसे वाक़ये की वजह से ये सारी जो ज़मीन है या बस्ती है ये ज़मीन में धंस गई होगी और फिर ये मिट गई होगी इस दुनिया से, इस ज़माने से। ज़मीन ने इसको निगल लिया होगा और जब इसकी खुदाई की गई तो आसारे कदीमा वालों ने
بے شمار ثقافت وہاں سے برآمد کی۔ مثال کے طور پر کچھ کھجوروں کی گٹھلیاں برآمد کی گئیں، کچھ پرانے برتن، مٹکے، سراہیاں، مٹی کے بنے ہوئے جو برتن ہیں وہ برآمد کیے گئے، کچھ سونا چاندی کے زیورات جو ہیں وہ برآمد کیے گئے، کچھ اینٹوں اور گارے سے بنے ہوئے وہاں جو گلیاں، محلے، گھر وہ برآمد کیے گئے، کچھ پرانے سکے وہاں سے برآمد کیے گئے، کچھ جنگی آلات وہاں سے برآمد ہوا، اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ جو کہ اب کسی عجائب خانہ کی زینت بن چکا ہے، وہ یہ چیزیں وہاں سے جو ہے برآمد ان کو کیا گیا، اور کہا گیا کہ جی ہمیں قدیم ترین تہذیب و ثقافت کے آثار ملے ہیں۔ اور اس قدر بے حسی اس قطعہ میں شاعر نے جو ہے وہ ظاہر کی ہے کہ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آخر یہ لوگ بستی کے زمین کے اندر کیسے چلے گئے، ان کو تو کلچر برآمد کرنے کی پڑی ہوئی ہے، اور لوگ وہاں پہ آتے ہیں اور نظارہ کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ آخر اس بستی کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ یہ ساری کی ساری بستی زمین کے اندر چلی گئی۔ بس کلچر برآمد کرنے کی پڑی ہوئی ہے، اور پھر یہ نہیں سوچتے کہ ماضی میں کتنی قوموں پر عذاب آیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا جگہوں پہ فرمایا ہے اور اپنی مختلف قوموں کا ذکر کیا ہے جو نافرمان ہوئی، جنہوں نے عقیدے بدلے، جنہوں نے شرک کیا، جنہوں نے اپنے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا، ان پر عذاب مسلط کیے، کسی پر پتھر پھینکے گئے، کسی پر آندھی کا طوفان، آندھی چھوڑی گئی، کسی پر چیخ چھوڑی گئی، کسی کو پانی کا سیلاب جو ہے عذاب دیا گیا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم ہے، تو مختلف طریقوں سے ان کو عذاب دیے گئے، جیسے کہ قوم لوط ہے، قوم نوح ہے، قوم عاد و سمود ہے، تو یہ مختلف، ان کے علاوہ بھی بہت ساری قومیں ہیں جن پر عذاب آیا ہے، ماضی کے جو انبیاء ہیں، تو ان کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا کہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، نصیحت پکڑیں، اور آئندہ وہ گناہ نہ کریں، وہ نافرمانیاں نہ کریں، وہ شرک نہ کریں، وہ گمراہی میں نہ پڑیں، وہ بے راہ میں نہ پڑیں، اور سیدھے رستے پر چلتے رہیں۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ انسان عبرت پھر بھی نہیں پکڑتا، پھر بھی اسی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے جو پرانی ڈگر ہے، اور اس دنیا میں رہ کر بھی وہ خدا سے ڈرتا نہیں ہے، اور دوسروں کا عذاب دیکھ کر بھی نصیحت نہیں پکڑتا، اور یہ ہماری بے حسی ہی ہے جس نے ہمیں آج اس مقام پر پہنچایا ہے۔ اور شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں جو ہے ہماری اس بے حسی کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم وہاں سے بے پناہ کلچر برآمد کرتے ہیں لیکن نصیحت نہیں پکڑتے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کیا یہ لوگ زمین پر چل پھر کر نہیں دیکھتے کہ جو لوگ ان سے پہلے تھے ان کا نتیجہ کیسا ہوا۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے جی، کہ ہمیں چل پھر کر اس دنیا میں دیکھنا چاہیے کہ ہم سے پہلے لاکھوں کروڑوں انسان، اربوں انسان آ چکے ہیں جو شاید ہم سے بھی زیادہ ذہین تھے، ہم سے زیادہ طاقتور تھے، ہم سے زیادہ جو ہے انہوں نے کامیابیاں سمیٹی۔ بہت ساری قومیں ایسی تھیں جو ہم سے زیادہ ترقی یافتہ بھی تھیں، جیسے کہ مصر کی کچھ قومیں ہیں، بہت زیادہ انہوں نے ایسے عجائب جو ہیں تخلیق کیے ہیں، اور جیسے کہ قوم عاد کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بہت طاقتور تھے، بہت ان کے قد زیادہ تھے، لیکن وہ قومیں کہاں گئیں، وہ آج برباد و تباہ ہو چکی ہیں۔ ایک شعر دیکھیے گا، ان سفینوں کی تباہی میں ہے عبرت کا سبق جو کنارے تک پہنچ کر نظر طوفاں ہو گئے۔ اور آخر میں بات کروں گا، عبرت اور نصیحت کی بجائے ہم سیر و سیاحت میں پڑے رہتے ہیں۔ تو شاعر نے بڑے سادہ سے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ ہڑپا جیسے شہر کو جو کہ اجڑ چکا ہے، اس ٹوٹی پھوٹی بستی کو، اس برباد شہر کو جب ہم نے وہاں سے کھدائی شروع کی، ہم سے مراد انسانوں نے، تو بے شمار کلچر برآمد کیا، بے شمار تہذیب و تمدن کے آثار نکالے، آثار قدیمہ کو دریافت کیا، اور پوری دنیا میں یہ خطہ مشہور ہو گیا، لیکن ہم نے چھٹانک بر عبرت حاصل نہیں کی کہ آخر یہ قوم
कैसे इस ज़मीन के अंदर चली गई। क़यास किया जाता है कि यकीनन कोई सैलाब आया होगा। तो सैलाब जब आते हैं तो बड़े बड़े शहर डूब जाते हैं, और फिर वो सैलाब की वजह से जो मट्टी होती है, रेत होती है, वो मकानों पे चढ़ जाती है। और अगर वो पानी ठहर जाए एक झील की सूरत में, तो फिर वो सारा खित्ता, वो बस्ती डूबी रहती है। और अगर सदियों तक या सालों तक ये रहे तो फिर उसमें मट्टी की वजह से वो लगता यूं ही है कि जैसे ज़मीन के अंदर सारा कुछ चला गया है। तो इसी तरह जो अजाब आते हैं और शहर के शहर ज़मीन के अंदर चले, या फिर किसी ज़लज़ले की सूरत में भी ये हो सकता है। बहरहाल जो भी हुआ है, हमें इसकी फ़िक्र करनी चाहिए और ये दरियाफ्त करना चाहिए कि आखिर उस कौम को ये सज़ा क्यों मिली, किस गुनाह की सज़ा मिली, किस बेरारवी पर उन पर यह अजाब मुसल्लत किया गया, और ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी बस्ती अचानक ज़मीन के अंदर दफन हो गई। हमें ये दरियाफ्त करना चाहिए और नसीहत पकड़नी चाहिए। हमें उन जैसे मुशरिकाना अमल और बेराह रवी से गुरेज करना चाहिए और सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहिए। हम ये नहीं करते, हम कल्चर बरामद करते हैं, हम इबरत हासिल नहीं करते। आखिर में एक शेर के साथ इस किताब की तशरीह को ख़त्म करते हैं। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो अजीज़ तलबा, आइए अब आखिरी किताब जो है वो पढ़ते हैं और उसकी तशरीह करते हैं। किताब नंबर 4 है, क्लर्कों से आगे भी अफसर हैं कितने, जो बे इंतहा साहिबे गौर भी हैं। अभी चंद मेज़ों से गुजरी है फाइल, मकामाते आहो फुगा और भी हैं। मफ़हूम है जी कि अभी तो फ़ाइल यानी साइल की फ़ाइल क्लर्कों की चंद मेज़ों से गुजरकर साहिबे गौर अफसराने बाला तक पहुंची है। इनसे आगे ना जाने कितनी कितनी मुश्किलात का सामना है। अहम निकात देखते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो मिसरा है, इसमें आपने देखा होगा कि दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमास लगे हैं। तो ये ख़ास मिसरा है, ये अल्लामा इकबाल की एक नज़म के एक शेर का मिसरा है जिस पर गिरा लगाई गई है। तो अल्लामा इकबाल के शेर के एक मिसरा की तज़मीन की गई है। असल शेर कुछ यूँ है, असल शेर है जी कि अगर खो गया एक नशेमन तो क्या गम, मकामाते आहो फुगा और भी हैं। तो ये दूसरा मिसरा लिया गया है और इसकी इजाज़त होती है, कानून के मुताबिक लिया गया है। ये जायज़ तस्वर किया जाता है। किसी भी गज़ल का, किसी नज़म का कोई एक मिसरा आप ऐलान करके उस पर अपना मिसरा लगा के, यानी इसको कहते हैं गिरा लगाना। तो अपने मिसरे की गिरा लगा कर आप अपनी गज़ल में या अपनी नज़म में किसी का मिसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐलान करके, यानी दोनों तरफ कॉमाज लगा के, ताकि इस बात का ऐलान है कि ये मिसरा शायर का नहीं है, ये किसी और का है, लेकिन शायर ने अपनी बात को वाज़े करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं दफ्तरी निज़ाम की अबतरी पर। यानी हमारा जो दफ्तरी निज़ाम है वो इस कदर फरसुदा है और अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है कि जिसमें जो क्लर्कों का निज़ाम बन कर रह गया है, ठीक है, उसमें बेशुमार ख़राबियाँ हैं, बेशुमार ऐब हैं। हमारे दफ्तरों में आम तौर पे बददियानती है, हमारे दफ्तरों में काम चोरी है, रिश्वत सतानी है, वक्त पर ना पहुंचना, काम ताख़ीर से करना, सुस्त रवि का शिकार हो जाना, या फिर बिला वजह की परेशानियों में मुब्तला कर देना, ये हमारा दफ्तरी निज़ाम है। ख़ास तौर पे सरकारी दफ्तरी निज़ाम जो है वो इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। छोटे छोटे काम के लिए महीनों चक्कर लगाने पड़ते हैं, या फिर महीनों आपकी फ़ाइल जो है वो मुख्तलिफ हाथों से गुजरते गुजरते कई महीने लग जाते हैं। तो इस पर तनकीद की है और बड़े मजाकिया अंदाज में की है। तो हमारी दफ्तरी निज़ाम की ख़राबियों की तरफ इशारा किया गया है। फिर रिश्वत खोरी की तरफ भी इशारा है कि हमारे यहाँ बहुत सारे काम इसलिए रुके रहते हैं कि रिश्वत नहीं मिल रही। यकीन कीजिए कि आज हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि जिसमें हराम खोरी या रिश्वत खोरी या हराम की कमाई खाना जो है, ये कोई गुनाह रहा ही नहीं, ये कोई जुर्म रहा ही नहीं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा बन चुका है। यानी अगर कोई
अच्छा ऑफिसर, कोई अच्छा क्लर्क आ जाए जो कि रिश्वत ना खा रहा हो, तो उसके कोलीग ही उसे बुरी नज़रों से देखना शुरू कर देते हैं और उस पर गुस्सा करते हैं और उसको उसकी ट्रांसफ़र करवाने की कोशिश करते हैं कि ना ये खुद खाता है ना हमें खाने देता है। तो ऐसे अच्छे लोगों को भी जीने नहीं दिया जाता और अच्छे लोग भी मजबूरन अपनी नौकरी बचाने के लिए वो भी रिश्वत लेने पर मजबूर हो जाते हैं। तो रिश्वत खोरी हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुकी है और जो रिश्वत ना ले वो कोई सरकारी ऑफिसर हो ही नहीं सकता, या उसके बारे में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि ये सरकारी नौकरी करने वाला है और ये रिश्वत ना लेता हो, ये मुमकिन ही नहीं है। तो एक लाजिम व मलजूम हिस्सा बन चुकी है ये रिश्वत हमारे सरकारी इदारों या हमारी सरकारी नौकरियों का। तो जिस पर शायर ने बड़ी उम्दा तरीके से तनकीद की है। शेर देखिएगा कि रिश्वत की ईंटें हैं रिश्वत के गारे, अपने वतन में सब कुछ है प्यारे। तो हमारे वतन में सारा कुछ ही है जी। तो क्लर्कों की बदमाशी जो है उस पर भी बात करते हैं। क्लर्क जो है हमारे दफ्तरी निज़ाम का एक अहम हिस्सा है, एक कलपुर्जा है, एक रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर कोई काम हो ही नहीं सकता। यानी अफसर तो होते ही हैं, लेकिन उनके मातहत क्लर्क भी होते हैं जो सारा काम वही करते हैं, ठीक है। और हर फाइल क्लर्कों से, और कई क्लर्क होते हैं मुख्तलिफ किस्म के लोगों से, मुख्तलिफ किस्म के टेबल से होती हुई फाइल जो है अफसर तक जाती है और बाज़ औक़ात अफसर को पता भी नहीं होता और क्लर्क जो है वो काम को रोके हुए बैठे होते हैं। और जो साइल होता है, जो फाइल लेके जाता है किसी काम के लिए, वो बेचारा अफसर तक पहुंच ही नहीं पाता और क्लर्क जो हैं वो कोई ना कोई फाइल में ख़राबी निकालते रहते हैं। कभी कहते हैं ये आपका फ़लाँ कागज़ लेके आओ, कभी कहते हैं फ़लाँ डिग्री लेके आओ, कभी कहते हैं फ़लाँ आईडी कार्ड लेके आओ, कभी फ़लाँ कागज़ की कापी लेके आओ, कभी फ़लाँ डॉक्यूमेंट लेके आओ, या फिर कभी मुख्तलिफ किस्म के कीड़े निकालते रहते हैं। कभी ये लफ्ज़ ठीक नहीं है, कभी ये डेट ठीक नहीं है, कभी ये साइन ठीक नहीं है, कभी ये चीज़ भी साथ लगाओ, कभी वो चीज़ भी साथ लगाओ, कभी उस चीज़ को भी साथ मुंसलिक करो। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से वो साइल को परेशान करते रहते हैं। एक छोटा सा बिजली का, गैस का मीटर लगवाना हो तो बड़े मसाइल पेश आते हैं। अजीज़ तलबा, आप चूँकि अभी कॉलेज में हैं, लेकिन जो लोग अमली ज़िंदगी में हैं वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं। जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे और आपको मुख्तलिफ दफ्तरों में जाना पड़ेगा अपने काम के सिलसिले में, किसी भी सरकारी इदारे में, तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि चाहे सुई गैस का महकमा हो, बाबदा का महकमा हो, कोई सरकारी हस्पताल हो, कोई सरकारी स्कूल कॉलेज हो, या फिर कोई किसी तालीमी बोर्ड में जाना हो, किसी यूनिवर्सिटी में जाना हो, या फिर कचहरी में जाना हो, किसी पटवारी के पास जाना हो, किसी तहसीलदार के पास जाना हो, या किसी असिस्टेंट कमिश्नर के पास कोई काम हो, या किसी थाने में आपको कोई काम पड़ जाए, तो यकीन कीजिए कि यहाँ हर जगह पे कोई ना कोई क्लर्क आपको मिल जाएगा जो आपको तंग करेगा, आपके जायज़ काम को भी वो नहीं करेगा और मुख्तलिफ हीलो बहानों से आपके काम में जानबूझकर ताहीर करेगा, मुख्तलिफ खरबे इस्तेमाल करेगा। आपको मुंह से नहीं कहेगा कि पैसे दो, रिश्वत दो, लेकिन आपको इस कदर ज़लील और रुसवा करेगा कि आप मजबूर हो जाएंगे रिश्वत देने पर। यानी एक आम आदमी जो खुद किसी रोज़गार से मुंसलिक है, कोई काम करता है, कोई जॉब करता है, कोई दुकान करता है, कोई कारोबार करता है, वो अपने काम को छोड़कर छुट्टी करके जाता है इन दफ्तरों में अपने काम के लिए। और फिर जब कहा जाता है जी कल आओ, परसों आओ, फलां चीज़ लेके आओ, फलां डॉक्यूमेंट लेके आओ, तो फिर इंसान परेशान होता है। फिर मज़ीद छुट्टी करेगा, फिर जाएगा, फिर तीसरे दिन जाएगा, फिर छुट्टी करेगा। तो कितनी छुट्टियां कर सकता है आखिर एक इंसान? एक आम इंसान परेशान होता है, जिसके पास सिफारिश नहीं है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो फिर इंतहाई तकलीफ में मुब्तला हो जाता है। तो यही बात शायर कर रहा है कि यहाँ क्लर्कों की बदमाशी चलती है। एक शेर देखिए, एक साइल मजबूर ने रिश्वत का लिफाफा अफसर को असद मेज के नीचे से दिया है तुरफा तमाशा के उसी मेज के ऊपर तख्ती पे लिखा है कि खुदा देख रहा है। असद जाफरी के शेर हैं। तो ये अफसर हो या क्लर्क हो, ये भूल चुके हैं कि और कोई देखे ना देखे, अल्लाह ताला देखता है और अल्लाह ताला ने
اس رشوت کو کہا ہے کہ رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں، لیکن کیا کیا جائے کہ عام لوگوں کو جو رشوت نہیں دینا چاہتے یہ لوگ مجبور کر دیتے ہیں ان کو رشوت دینے پر، اور لوگ پھر تنگ آ کے ذلیل و خوار ہو کے مجبور ہو کے پریشان ہو کے، اگر کوئی رشوت نہیں دے گا تو اس کا کوئی میٹر نہیں لگ سکتا، اس کا کوئی درخواست قبول نہیں ہوتی، اس کی کوئی فائل آگے نہیں جاتی، اس کا بیچارے کا کام لٹکا ہی رہتا ہے۔ تو پھر مجبور ہو کے وہ کہتا ہے خدا کے لیے پیسے لے لو، میرا کام کر دو تاکہ میرے اپنے کام کا حرج نہ ہو، تاکہ مجھے بار بار آنا نہ پڑے۔ تو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ ایک ایماندار آدمی بھی رشوت دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے کلرکوں کی بدمعاشی، اور بعض اوقات افسر کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ کلرک ایسا کرتے کیوں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر کلرک ایسا کیوں کرتے ہیں۔ دیکھیں، افسروں کو کچھ مراعات کلرکوں سے زیادہ ملتی ہیں، کچھ آسائشیں ملتی ہیں، کچھ سرکاری طور پر انہیں سہولیات ملتی ہیں، جیسے گاڑی مل گئی، گھر مل گیا، بجلی ٹیلی فون کے بل جو ہیں یہ فری ہو جاتے ہیں، یا پھر اور کچھ سہولیات ہیں جو کہ یا پھر تنخواہ زیادہ ہوتی ہے، ٹی اے ڈی اے زیادہ ہوتا ہے، کمیشن زیادہ ہوتی ہے، انسینٹیو زیادہ ہوتا ہے، انکریمنٹ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر کلرک جو ہوتے ہیں وہ محرومی کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہیں، ہم ان سے زیادہ محنت کرتے ہیں، پھر بھی ان کو ہر طرح کی سہولت ملتی ہے، ان کو تنخواہ بھی زیادہ ملتی ہے۔ تو وہ پھر افسر جو ہیں ان کا کام بھی گپ شپ لگانا، چائے پینا اور سائن کرنا، چند فائلوں کو دیکھنا ہوتا ہے، جبکہ کلرک پر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ وہ ایک کلرک کتابوں میں، فائلوں میں دبا رہتا ہے، تو وہ پھر مجبور ہو کر اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، یعنی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، وہ پھر حرام کی کمائی کھانے پر مجبور ہو جاتا ہے، حالانکہ اسے ہونا نہیں چاہیے، اسے قناعت سے کام لینا چاہیے، لیکن پھر وہ دوسروں کو دیکھ کر وہ خود بھی اپنا معیار زندگی بہتر بنانے کی کوشش میں رشوت لیتا ہے۔ تو یہاں کلرکوں کی بدمعاشی چل رہی ہوتی ہے جی، اور بیچارہ ایک غریب آدمی، ایک مسکین آدمی، ایک عام آدمی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنا رہتا ہے، اور اس کی فائل پھنسی رہتی ہے۔ تو یہی شاعر کہہ رہا ہے کہ کلرکوں سے آگے پتہ نہیں کتنے افسر ہیں جو کہ بے انتہا غور کرنے والے ہیں۔ تو ابھی تو چند میزوں سے آپ کی فائل گزری ہے، ابھی تو ایسے ایسے مقامات آئیں گے کہ آپ کی چیخیں نکل جائیں گی۔ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے، ایک چھوٹے سے سگنیچر کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کس قدر آپ کا مالی نقصان ہو گیا ہے۔ اور ایک عام سے معمولی سے کام کے لیے، جس کے لیے کسی کلرک کو، کسی آفیسر کو کچھ نہیں کرنا پڑتا، ایک سائن، ایک چھوٹا سا عمل کرنا پڑتا ہے، یا ایک صفحہ لکھنا پڑتا ہے، ایک فارم فل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے بھی ہزاروں لاکھوں رشوت لی جاتی ہے۔ تو یہ کلرکوں کی بے انتہا بدمعاشی ہے۔ تو آخر میں بات کرتے ہیں کہ یہ سرکاری ادارے جو ہیں ان میں ایک فرسودہ نظام ہے، بلکہ ہماری ساری گورنمنٹ میں سٹیٹس کو ہے، پرانا نظام چل رہا ہے، ہر لحاظ سے ہمارے ہر ادارے میں اب فرسودہ نظام ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارا ہر ادارہ مالی طور پر خسارے میں جا رہا ہے۔ کوئی ایک بھی سرکاری ادارہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے جو منافع دے، جو ہمارے زر مبادلہ میں اضافہ کرے، جو ہمارے ملک پر بوجھ نہ ہو یا ہمارے ملکی خزانے کو بڑھا دے، ایسا ہے ہی نہیں۔ سارے کے سارے ادارے ہمارے ملکی خزانے پر بوجھ ہیں، اور اس کی بڑی وجہ انہی کلرکوں کی کرپشن ہے، یا پھر جو چھوٹے چھوٹے کام لٹکا دیتے ہیں، دیر سے کرتے ہیں، تاخیر سے کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بھی ہمارے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو شاعر نے بڑے عمدہ انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں کلرکوں پر تنقید کی ہے، اور ہمارے دفتری نظام کی خرابیوں کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہمارا یہ لیکچر جو ہے، دوسرے لیکچر میں ہمارا اس نظم پر جو ہے وہ لیکچرز تمام ہوئے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔